ओ मेरे देश के वीरों जागो, अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागी लाल जी के। आज मैं फिर से नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आ चुका हूं और आज आपको बहुत सारा नॉलेज आपको यहां से मिलने वाला है। तो बिना वीडियो को स्किप किए पूरा वीडियो को क्या करना है, लास्ट तक देखना है, ताकि जो भी नॉलेज मिले सटीक नॉलेज मिले। और आधा अधूरा ज्ञान लेकर मत जाना। आधा अधूरा अगर ज्ञान लेकर जाओगे तो वो क्या, आपने कहावत तो सुना है, हाफ नॉलेज इज डेंजरियस। आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है, खतरनाक होता है। जैसे कि अगर आप किसी स्विच के बारे में, इलेक्ट्रिक के बारे में नहीं जानते हो और आधा अधूरा ज्ञान लेके बोर्ड में प्लग डालने का या कुछ भी करने का, तो आपको करंट लग सकता है। किसी चीज के बारे में आधा अधूरा ज्ञान नहीं रखना है। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना है। और आपको आज का टॉपिक मैं बता दूं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध, यानी कि F = R/2 के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। प्रूव कर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ मिरर, यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध दर्पण में, गोलीय दर्पण में हम आज पता करने वाले हैं। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो के स्टार्ट। तो मैं आपको बता दूं, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। ऐसे ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं लाता रहता हूं और पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए, तो आप जाके जल्दी से वॉच कर लो। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो हम सबसे पहले एक दर्पण बनाते हैं, ठीक है। एक दर्पण हमने ले लिया। अब आप बोलोगे ये दर्पण है, ऐसा दर्पण होता है क्या? तो हम बोलेंगे हाँ यही दर्पण है, ठीक है। तो हमने एक दर्पण लिया, MN नाम रख दिया इसका। कौन सा दर्पण लिया हमने? MN नाम का दर्पण लिया। और हम इसके एक भाग को क्या कर दे रहे हैं, रजतीत कर दे रहे हैं, पेंट कर दे रहे हैं, ताकि इसका परावर्तक सतह क्या हो जाए, इधर से हो जाए। मतलब परावर्तक सतह इधर से हो जाए। इधर से मैंने परावर्तक सतह खत्म कर दिया और इधर से हम क्या कर सकते हैं, अपना चेहरा ऐसे करके नहीं देख सकते हैं। समझ में आ रहा बात को? आप इधर खड़े होकर अपना चेहरा नहीं देख सकते हो, इधर से देख सकते हो। तो परावर्तक सतह मेरा क्या हो गया, इधर। और ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया, कॉनकेव दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर हो गया, यानी कि अवतल दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण हो गया। तो हम अवतल दर्पण के थ्रू ही आज प्रूव करने वाले हैं किस चीज को, F = R/2, F = R/2 को हम प्रूव करने वाले हैं। तो बिना देरी के चलिए आगे, हम इसको अभी मिटा देते हैं, ठीक है। F = R/2 रहने दो, F = ठीक है। अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके मूल बिंदु के बारे में, यानी कि ध्रुव के बारे में बात करें। मूल बिंदु नहीं, ध्रुव के बारे में बात करें। तो ध्रुव कहां पे होगा? तो आपको पता है दर्पण के ठीक मध्य का बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। तो दर्पण के ठीक मध्य का बिंदु ये हो गया, ये P से डिनोट करते हैं और इसे क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद हम प्रधान अक्ष के बारे में, मुख्य अक्ष के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको पता है ध्रुव से खींची गई रेखा जो वक्रता त्रिज्या बनते हुए वक्रता केंद्र को मिलाते हुए आगे चला जाए, वो क्या कहलाता है, प्रधान अक्ष कहलाता है। तो प्रधान अक्ष मैंने खींच दिया, ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। क्लियर? अब हम इसके केंद्र के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता है दर्पण का केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो ये गोलीय दर्पण का ही भाग है ना, ये देखो, ये गोलीय दर्पण का ही क्या है, भाग है ना। ये गोलीय दर्पण का ही भाग है। तो ये गोलीय दर्पण हो गया और यहाँ पे कुछ इस प्रकार क्या हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, जो क्या हो गया, इसका केंद्र हो गया। इसे हम किस चीज से डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं, यानी कि वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर? कोई डाउट नहीं। अब हम इसको प्रूफ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण गुजारते हैं। तो हमने एक किरण गुजारा जो क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर। इसकी दूरी जो है ना, ये जो दूरी है ये क्या है, इक्वल है। कहीं पे ये ना झुका हुआ है ना कहीं बढ़ा, ठीक है। तो ये इक्वल दूरी है, ठीक है। ये समझना, ये दूरी जो है इक्वल है। तो हमने प्रधान अक्ष के समांतर क्या किया, एक किरण गुजारा। अब आपको पता है, जाहिर सी बात, परावर्तन के नियम से क्या कहता है, परावर्तन का नियम यही कहता है जब किसी परावर्तक सतह पर कोई किरण पहुंचता है या टकराता है तो वो क्या होता है, दूसरी ओर परावर्तित हो जाता है। तो उसी थ्रू आपको पता नहीं, ये दर्पण इस प्रकार का है, तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद इधर मुड़ जाएगा। तो वही रूल फॉलो करते हुए, परावर्तन का नियम का रूल फॉलो करते हुए क्या हो जाएगा, ये इधर से परावर्तित हो जाएगा, परावर्तित हो गया। क्लियर? तो यानी कि किरण इधर से आया और इधर से वापस परावर्तित हो गया। क्लियर? अब हम बात करेंगे अभिलंब के बारे में। अभिलंब कहां पे खींचा जाता है? तो अभिलंब खींचा जाता है मूल बिंदु पर, यानी कि आपतन बिंदु पर। क्लियर? आपतन बिंदु पर खींचा जाता है। तो आपतन बिंदु कहां होगा? तो आपको पता है
आपतन बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहां आपतित किरण और परावर्तित किरण आपस में टकराता हो, यानी कि आपतित किरण यहां पे और परावर्तित किरण यहां पे टकराया है, तो इसे ही क्या कहते हैं हम, मूल बिंदु कह सकते हैं या आपतन बिंदु कह सकते हैं। तो आपतन बिंदु हमारा मिल गया, ये हमारा आपतन बिंदु है। हम इसका नाम रख देते हैं एफ, नहीं एफ नहीं रखते क्योंकि एफ को तो प्रूव करना है, इसीलिए एफ नहीं रखते। इसको नाम रख देते हैं आपका डी। क्लियर? यहां पे मैंने इसका नाम रख दिया ए, यहां पे आप रख दो बी। क्लियर? कोई डाउट? मैंने नामांकन कर दिया, ठीक है, हमने नाम रख दिया। अब हम बात करेंगे आपतन बिंदु से ठीक सीधा लंब खींचना क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। पता है कि नहीं? अभिलंब की परिभाषा क्या हो गई कि अभिलंब वह है जो आपतन बिंदु से खींचा गया लंब होगा। तो हम आपतन बिंदु से खींचते हैं डॉट डॉट करके, ठीक है, डॉट डॉट करके हम क्या करते हैं, लंब खींचते हैं, जो कि क्या होगा, वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाएगा, वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाएगा। अब हम परावर्तन के नियम से हम यह कह सकते हैं कि यहां जो कोण बनेगा, ये कौन सा किरण है, ये कौन सा किरण है, आपतित किरण है, ठीक है, आपतित किरण हो गया, ये आपतित किरण हो गया। और यहां से जाने के बाद ये कौन सा किरण हो जाएगा, परावर्तित किरण। क्लियर? ये परावर्तित किरण हो गया। आपतित किरण परावर्तित किरण के ठीक बीचों बीच जो आपतन बिंदु पर लंब खिंचाता है वो क्या कहलाता है, अभिलंब। तो ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया, ठीक है, अभिलंब हो गया। अब हम बात करेंगे परावर्तन के नियम से आपतित किरण के द्वारा बना गया जो कोण होता है वह आपतन कोण होता है, यानी कि आई होता है आपतन कोण, और परावर्तित किरण के द्वारा बनाया गया जो कोण होता है वो क्या होता है, आर होता है, जो परावर्तन कोण कहते हैं। तो आई बराबर आर, आई इक्वल टू आर कह सकते हो आप। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं। अब हम बात करेंगे आगे, आगे क्या बात होगा, तो हम अब प्रूव करने के रूप में आ जाते हैं, ठीक है। अब हम प्रूव करने के लिए चलते हैं। तो हम सबसे पहले इन ड्राइंग के ही सहारे हम उसे प्रूव करेंगे। तो इन ड्राइंग के सहारे हम कह सकते हैं यहां पे कि सी और डी, यहां ध्यान से देखना, सी और डी क्या है, त्रिज्या का काम कर रहा है। ध्यान से देखना, अगर गोल है, सपोज दैट अगर एक सर्कल है मेरे पास, गोलीय दर्पण अगर रहे या गोला रहे, तो यहां से केंद्र से ये तो हमारा प्रधान अक्ष है जो कि ये है P और C, तो ये तो हो गया त्रिज्या। यहां से अगर यहां खींचते तो ये भी तो त्रिज्या है, यहां से यहां खींचो ये भी त्रिज्या, यहां भी, मतलब जिधर भी वक्रता केंद्र से आप उस सतह को छुओगे, सतह से लाइन खींचोगे तो क्या कहलाएगा, वो त्रिज्या ही कहलाएगा। तो हम बोल सकते हैं सी और डी ऐसे लिख सकते हो, चूंकि सी और डी क्या है, सी और डी बिंदु पर क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। क्लियर? अभिलंब है। चूंकि सी और डी जो डी बिंदु पर क्या हो गया, एक अभिलंब का काम कर रहा है, जो कि सी और डी क्या हो गया, त्रिज्या के बराबर हो गया। यानी कि सी और डी इक्वल टू त्रिज्या, यानी कि सी डी क्या है, हमारा एक त्रिज्या के रूप में अभिलंब है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं, आप समझ गए हैं। अब आगे हम बात करेंगे परावर्तन के नियम से। किसके नियम से? परावर्तन के नियम से, ठीक है। परावर्तन के नियम से हम क्या बात कर सकते हैं, यहां देखने वाला बात है, समझने वाला बात है। परावर्तन के नियम से हम बात कर सकते हैं कि ये कोण और ये कोण ए डी और सी, ध्यान से देखना, ए डी और सी, जिस एंगल को दिखाना होता है उसका मान कहां रखते हैं, बीच में रखते हैं। तो हम बोल रहे हैं एंगल ए डी और सी, यानी कि ये वाला कोण, देखो ध्यान से, ये वाला कोण, ठीक है, यहां वाला कोण, यानी कि आई, तो डी आ गया, इक्वल टू किसके इक्वल टू है, सी डी और बी। ध्यान से देखना, सी डी और बी, एंगल सी डी और बी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि ये कोण बराबर ये कोण, यानी कि आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। तो परावर्तन के नियम से हम बोल सकते हैं एंगल ए डी और सी, एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल सी डी और
बी। क्लियर, यहां तक आप समझ गए होंगे। ध्यान से देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। आप ध्यान से देखो, टोटल का टोटल समझ में आएगा और यहीं पे समझ में आएगा, और दोबारा आपको वीडियो देखने का भी जरूरत नहीं पड़ने वाला। तो परावर्तन के नियम से हम क्या बोल दिए, एंगल ए डी सी, यानी कि ए डी और सी ये एंगल, सी डी और बी ये एंगल दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं I इक्वल टू आर हो गया। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं, आपको समझ में आ गया। यहां पे को एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल सी डी बी। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम क्या लिख सकते हैं, आगे हम क्या बता सकते हैं। तो यहां पे आप देखो ध्यान से, यहां पे एक कोण बन रहा है, यहां देखो ऐसे, ये एंगल यानी कि आपका इस तरह से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो ध्यान से, ए डी सी और पी को मिलाते हैं, ए डी और सी और पी अगर मिलाते हैं, ए डी सी और पी को मिलाते हैं तो ये इस तरह का क्या बन रहा है, जेड बन रहा है ना, जेड। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं, तो बराबर होते हैं किस कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, ये कोण आपका ये कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वो कोण डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम वही लिखते हैं। तो एंगल का नाम आप भी जान रहे हो और आप अपने आप देखो और बनाओ। ठीक है, एंगल का नाम हमने रख दिया एंगल, ठीक है, एंगल ए डी और सी। ध्यान से देखना, एंगल ए डी और सी, यानी कि एंगल किस एंगल के बारे में बात कर रहा है, डी के बारे में, जो किसके किसके साथ है, ए डी और सी, यानी कि ये आई के बारे में बात कर रहा है। ध्यान से देखना, ये आई के बारे में बात कर रहा है, आई के बारे में। क्लियर, आई के बारे में, जो आपतित किरण से बना कोण, आपतन कोण के बारे में बात कर लिया, ये कोण। अब हम बात करेंगे आगे, इक्वल टू किसके इक्वल टू के बराबर है, तो हम बोलेंगे डी सी और आपका बी लिख दो या पी लिख दो। तो डी सी, एंगल डी सी बी कर दो, ठीक है, या पी कर दो, कोई इशू नहीं, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि ये लाइन आगे यहां पे भी जा सकता है, यहां पे भी जाता है। क्लियर, हमें किसको दिखाना है, ये कोण इक्वल टू ये कोण। ध्यान से देखो, ये कोण बराबर है, इक्वल टू है इस कोण के बराबर, यानी कि D इक्वल टू सी है। आप यहां पे ये भी लिख सकते हो एंगल D इक्वल टू एंगल सी, यहां पे ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल D इक्वल टू एंगल सी भी आप आसानी से लिख सकते हो। ये हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे, जब ये कोण बराबर हो गया तो हमारे पास एक त्रिभुज बन के आ रहा है। आप यहां देखो तो कहीं पे त्रिभुज बना है कि नहीं बना, आप ध्यान से देखना, यहां पे बना है सी डी और बी। सी डी और बी कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ध्यान देना, हम लिख सकते हैं त्रिभुज सी डी बी किसके फलस्वरूप तैयार हुआ है। ठीक है, फलस्वरूप ये जब ड्राइंग बना ना तो उसके फलस्वरूप ये त्रिभुज तैयार हुआ है। सी डी बी एक त्रिभुज बनकर निकला है, जो क्या है, जो समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर, त्रिभुज बनकर निकला, फलस्वरूप इस ड्राइंग के फलस्वरूप क्या निकला, सी डी बी जो समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि एक त्रिभुज का निर्माण हुआ सी डी और बी, जो कि समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करता है। तो हम समद्विबाहु त्रिभुज को कैसे जानते हैं, जिसकी दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है। दो भुजा क्या होते हैं, बराबर। उस त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो वो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम कह सकते हैं इसका कौन कौन सा भुजा बराबर हो जाएगा, तो हाँ, ये भुजा सी बी और ये बी डी, इसमें कौन सी भुजाएं हो गई, बी डी इक्वल टू सी बी या बी सी, कुछ भी लिख सकते हो, सी बी या बी सी, बी डी कुछ भी। ठीक है, तो ये भुजा बी और डी, ये भुजा दोनों आपस में बराबर है, किसके थ्रू, समद्विबाहु त्रिभुज के थ्रू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान से देखते जाओ, हमको ऐसा लग ही नहीं रहा है कि डाउट होगा आपके मन में, और यहां पे जरा सा भी डाउट नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा सारा का सारा डाउट। सी डी बी हमने क्या किया, एक समद्विबाहु त्रिभुज का रचना हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज का जब रचना हो गया तो बी डी बराबर सी बी है, ये कोई डाउट का बात ही नहीं है। समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ रहा तो आप किसी लायक के वीर नहीं हो।
तो अगर आप देश के विरोध तो समझना तो पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या करना है, यहां पे देखना है और समझना है। समझ में आएगा कैसे नहीं, कोई भी काम करने से पहले आपको हार नहीं मानना। आप देखो समझ में आ जाएगा। और मुझे आशा है, मेरे ऊपर आशा है, मुझे खुद पे आशा है कि हम आपको याद करवा देंगे यहीं पे। तो ये आप क्लियर हो गया कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं हमने लिख दिया। अब हम बात करेंगे, आप जानते हैं, ध्यान से देखना, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा तीनों आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये जरा सोचो। क्यों? क्योंकि जब आपतन बिंदु जो होता है ना, ध्रुव के निकट होता है ना, जब ध्रुव के निकट आ जा रहा है तो ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा क्या हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये कैसे इक्वल होगा आप ये देखो, आप समझो। मैंने क्या कहा आपको, समद्विबाहु त्रिभुज के थ्रू BD, ये भुजा और ये भुजा आपस में तो बराबर है। ध्यान देना, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा क्या है, आपस में बराबर है। हमने फोकस का डिफिनेशन क्या पढ़ा है, फोकस के डिफिनेशन को क्या पढ़ा है कि वह क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहां से यहां तक की त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या हो गई इसकी आधी ही ना होती है, वह फोकस आधी होती है। तो ये जब आधा है, अगर मान लो ये 2 है तो ये टोटल कितना होगा, 4 होगा कि नहीं होगा। तो आप कह सकते हो ये 2 और ये 2। ध्यान देना, यहां पे मैं समझा दे रहा हूं। अगर हम बोले C और यहां पे कोई बिंदु है, ये वक्रता त्रिज्या के बीच में फोकस होता है। कैसे होता है, तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आधी, अगर वक्रता त्रिज्या 4 है तो फोकस 2 होगा, फोकस 2 होगा जो आधा होगा। तो हम बोल सकते हैं ना, ये 2 और ये 2, ये अगर जोड़ा जाए तो टोटल कितना होता है, 4 होता है और ये 2 होता है। अगर ये 2 है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि P और B, B और C, B और D तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। तो हम आगे वो लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि P और B, P और B, ध्यान देना, P और B इक्वल टू B और C, B और C और B और D, B और D तीनों क्या है, आपस में बराबर है। यहां पे समझ में आया कि नहीं आया। मैंने क्या कहा आपको पता है, ये आधा होता है, ये पूरा इसका आधा होता है, ये मतलब P और C का आधा B और P होगा, ये तो पता है। जब ये आधा ये दोनों को जोड़ेंगे तभी ना पूरा होगा। तो ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा बराबर ये भुजा, तो वही तो मैंने लिखा PB इक्वल टू BC इक्वल टू BD, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। अब हम बात करेंगे P और B के दूरी को हम क्या कह सकते हैं, ध्यान देने वाला बात है। P और B के दूरी को अगर हम F मान ले, P और B का दूरी क्या हो जाता है, फोकस। अगर हम फोकस मान ले तो P और B के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जाहिर सी बात है लिख सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि P और B तो हमने लिख दिया कि ये फोकस हमने मान लिया, P और B इक्वल टू क्या कर दिया, F लिखा। अब हम एक बात ध्यान से देने वाला है, P और B और B और C अगर इन दोनों को जोड़े, इन दोनों को जोड़े, ध्यान देना, अगर एक लाइन अगर F को हटा दो अभी, तो P और B और C को अगर जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, P और C हो जाता है। एकदम ध्यान से देखो, जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर। P और B और B और C, P और B और C को जोड़े तो PC हो जाता है, जो यहां से यहां तक की कुल दूरी है, क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे ये B और D, ये B और D तो यहाँ है, ये बराबर है। हम उसको कुछ ना करके हम यह लिख सकते हैं कि ये बराबर था इसके, ये बराबर था इसके, मतलब तीनों भुजा तो आपस में, ये भुजा ये भुजा ये भुजा तो बराबर है। तो हम अगर ये भी लिख सकते हैं ना, BD बराबर क्या हो जाएगा, PB, और PB को अभी कुछ देर पहले हमने क्या माना, F माना, तो इसको भी हम क्या मान सकते हैं, F मान सकते हैं। और इन दोनों को अब ध्यान से देखो, ये तो हमने F बता दिया, हमने F कैसे माना, तो हम इसको F लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, F इक्वल टू PC। क्या ये सही है, नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि PC इसके बराबर नहीं हो सकता, F के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने BC और PB को जोड़ के ना लिखा है। और F क्या होगा, इसका PC का क्या होगा, आधा होगा।
तो PC बाय 2। तो अब हम कह सकते हैं PC बाय 2 इक्वल टू क्या, F फोकस। और PC को अब हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, यहां पे लिख रहे हैं हम, तो PC को हम क्या लिख सकते हैं, PC इक्वल टू R नहीं लिख सकते हैं। यहां देखो, यहां से यहां तक की दूरी यानी कि क्या हो गया, ये त्रिज्या नहीं हो गया PC, ये C है, ये P है, P से C तक की दूरी को क्या कहते हैं, R कहते हैं, रेडियस, त्रिज्या। ये त्रिज्या हो गया और नीचे में बाय 2 है ना, PC बाय 2, तो क्या हो गया, R बाय 2 नहीं होगा, तो PC बाय 2 को हम क्या लिख दिए, R बाय 2। और यहां पे F इक्वल टू में तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू R बाय 2, जो कि ये है हमारा, ठीक है, R बाय 2 हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि F इक्वल टू R बाय 2 हमारा निकल कर आ गया। जाहिर सी बात है आपको पूरा का पूरा यहां पे समझ में आ गया, आप यहां लिख सकते हो प्रूव्ड, ठीक है, ये प्रूव हो गया। कैसे प्रूव हुआ, आपने यहां से यहां तक सारी चीजें क्लियर आपने देख लिया। अगर जरा सा भी डाउट है तो आप क्या करो, जल्दी से कमेंट करके बताओ कहां पे डाउट है, और मैं बता देता हूं, मैं इतना कंफर्म हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इस वीडियो में इस टॉपिक पर कोई भी डाउट होगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा है तो कोई भी डाउट नहीं होगा। आशा आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव है, नॉलेजेबल है, तो आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बता दो कि कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।